Hello बच्चों, welcome back to my channel. This is my first video of so in this video we have to discuss about the control and coordination class 10 chapter 7 science biology. मैं पहले ब्रश को लाद लेती हूँ, इसे थोड़ी मैनेज कर लेते हैं. ओके नाउ सॉरी ओके control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हम जानते हैं किसी को कंट्रोल करना, किसे अपने वश में करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है. आज हम ये टॉपिक जानेंगे इस वीडियो पर. ओके, चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है. तो स्टार्ट. In the previous chapter, we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organisms. So हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस कैसे हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस की जॉब करती है. कहीं पे अगर वियर और टीयर हो गया तो वहाँ पे कैसे अपना मेंटेन करता है, कैसे बॉडी को कैसे सही सलामत रखती है लाइफ प्रोसेस. तो ये सब हम पढ़े थे. देयर वी हैव स्टार्टेड विद अ नोशन वी ऑल हैव. इधर नोशन का मतलब क्या है? नोशन का मतलब धारणा. ओके, धारणा. नोशन का मतलब धारणा. हमारे बहुत सारी धारणा होते हैं. वी ऑल हैव. ओके, हमारे बहुत सारे धारणा होती है. दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर मूव कर रहा है तो इट इज़ अलाइव, तो ये जीवित है. सम ऑफ दिस मूवमेंट्स आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के सिम्टम्स भी देते हैं. जैसे कि प्लांट्स में देख लो. प्लांट्स क्या होती है? पहले एक सीड आती है, फिर सीड के बाद उसका थोड़ी ग्रोथ होती है. फिर ग्रोथ होके वो एक सीडलिंग में बदलता है. सीडलिंग का मतलब एक छोटा सा पौधा. जब छोटा सा पौधा उगता है ना, उसे हम सीडलिंग बोलते हैं. सीडलिंग होता है, सीडलिंग से धीरे धीरे ग्रोथ होकर एक प्लांट बन जाता है. इसकी ग्रोथ हो रहा है, इसके साथ साथ इसकी मूवमेंट भी हो रही है. इतना छोटा था, फिर थोड़ी बड़ा होकर सीडलिंग बना, फिर बड़ा हुआ. फिर एक टाइम पर उसकी ग्रोथ रुक जाती है. वही मतलब उसकी हाइट वैसे ही रह जाती है. ये प्लांट्स के काम में देखो कि हमारे एनिमल्स के, हमारे ह्यूमंस के बीच में देखो ऐसा ही होता है. सो सीड जर्मिनेट्स एंड ग्रोथ्स. सीड जर्मिनेट होता है, फिर बढ़ता है. वी कैन सी दैट सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज. फिर जब सीडलिंग के स्टेज में आती है, फिर वो क्या करती है ना, कुछ दिनों के बाद वो थोड़ी बड़ा होता है. इट पुशेस सॉइल्स असाइड एंड कम्स आउट. फिर ये क्या, उसके ऊपर जो मिट्टी रहता है उसको वो साइड कर देता है, इसे साइड कर देता है. फिर उगता है, एक बड़े पेड़ की तरह उगता है. ओके, बट इफ़ इट्स ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, दिस मूवमेंट वुडंट हैपन. अगर इसके, मैंने कहा एक टाइम आएगा जब इसका ग्रोथ अटक जाएगा, इसका ग्रोथ अब नहीं होगा. तो इसी समय में इस समय में क्या होगा ना, देखो, अगर इसका ग्रोथ अटक गया तो इसमें अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, है कि नहीं? क्योंकि इसका मूवमेंट इसके ग्रोथ के साथ रिलेटेड था. पर अब इसकी ग्रोथ कम हो गई है तो इसकी मूवमेंट नहीं होगी क्या? नहीं होगी. पर बट some movements as in many animals and some plants are not connected with growth. ऐसे कि बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं पर जो कि ग्रोथ के रिलेटेड नहीं होते हैं, ग्रोथ के रिलेटेड नहीं आते हैं. ऐसे भी बहुत सारे मूवमेंट होते हैं. जैसे कि देखो, अ कैट रनिंग, चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बुफालो च्यूइंग कॉर्ड. दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ. ओके, तो देखो, प्लांट में जैसे वो बड़ा होता है उसका मूवमेंट ग्रोथ के साथ रिलेटेड होता है. पर ये थोड़ी सोचो कि एक प्लांट है और विंड आ रही है, ठीक है, पवन बह रहा है और उसका पत्ता हिल रहा है.
क्या ये मूवमेंट नहीं है? ये भी मूवमेंट है, पर ये क्या उसके ग्रोथ के साथ रिलेटेड है क्या? प्लांट बढ़ता है इसलिए पत्ता पवन में ऐसे हिलता है, ऐसे होता है क्या? नहीं ना। तो देखो जैसे कि उसी तरह अगर एक बिल्ली दौड़ रही है, कि बच्चे खेल रहे हैं, बुफालोस खा रहे हैं, दही खाते हैं, दीज आर नॉट मूव्ड बाय मूवमेंट्स बाय ग्रोथ। ओके, ये ग्रोथ के साथ रिलेटेड नहीं है। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे। वाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विथ लाइफ? क्यों हम इस सारे जैसे हम देखते हैं, देखने वाली चीज़ें होती हैं कि ये दौड़ रहा है, ये खेल रहा है, ये कूद रहा है, ये पढ़ रहा है, हाँ, जितने सारे हम मूवमेंट्स देखते हैं उसी को क्यों हम लाइफ के साथ एसोसिएट करते हैं? क्यों एक चीज़ अगर है, एक टेबल यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसे भी तो हम देख रहे हैं, पर इसे भी हम कि लाइफ के साथ क्यों नहीं? हाँ, हम इसे लाइफ के साथ जड़ित करते हैं कि नहीं, कि यहाँ पे एक टेबल पड़ा हुआ है पर उसके अंदर जान नहीं है, ये बात हम जानते हैं। तो पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एक यहाँ तक बात समझो, एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, इसके एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है, इसी को लेकर उसका रिस्पॉन्स वही होगा। देखो अगर एक बात मानो, एक यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट है, ओके, हॉट ऑब्जेक्ट है, ये मैं गैस थोड़ी नीला कर लेती हूँ। मत बोलना कि फायर जो होती है नीला नहीं होती। ओके, तो मैंने ऐसे बना दिए। ओके, इधर देखो, यहाँ पर एक हॉट ऑब्जेक्ट है। अगर ये लड़का जाके उस हॉट ऑब्जेक्ट को छू लेता है तो क्या होगा? उसको गर्म लगेगी बहुत ज़ोर से, उसको, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट है ना, उसका हाथ भी जल सकता है। ऐसा क्यों होता है? और वो क्या करता है ना, उस टाइम वो हाथ को डायरेक्टली पीछे ले आता है, सडनली पीछे ले आता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये अगर एक लड़का है ना, उसके इन्वायरमेंट में क्या है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, और हॉट ऑब्जेक्ट के साथ उसने क्या किया, हाथ हॉट ऑब्जेक्ट में लगा दिया। तो इसके कारण क्या हुआ ना, उस काम के लिए उसको एक रिस्पॉन्स देना पड़ा। क्या? क्योंकि उसका हाथ जल गया, इसीलिए वो हाथ को पीछे ले आया, क्योंकि वो जान गया कि यह इसको छूते ही क्या होता है ना, जल जाता है हाथ। तो वो इसीलिए रिस्पॉन्स इस एनवायरनमेंट के चेंज के रिस्पॉन्स में वो हाथ को पीछे ले आता है। तो इसकी ही बात है, मतलब जितने भी सारे रिस्पॉन्सेस होती है, जितने भी सारे हम मूवमेंट करते हैं रिस्पॉन्स के जरिए, वो सब हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ ही आ गया। ओके, तो जितने भी सारे मूवमेंट होते हैं वो सारे एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से हम रिस्पॉन्स देते हैं। द कैट में भी रनिंग, देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि कैट रन कर रहा है, क्यों रन कर रहा है? ये माइट हो सकता है कि ये एक चूहे को देख ली हो। नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू यूज चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज। ओके, तो इससे भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो करते हैं। बहुत सारे मूवमेंट है जो यूज चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज, उनके एडवांटेज के लिए एनवायरनमेंट के चेंजेस को भी। हाँ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके मूवमेंट्स मतलब एनवायरनमेंट के कुछ चेंजेस होते हैं जिससे वो अपने एडवांटेज को ले लेते हैं। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे एक पार्क है, ये बंद है, एक टाइम आएगा जब इसे खोला जाएगा, तो इसके यहाँ पे सारे जितने सारे बच्चे होंगे वो क्या, यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं? यहाँ पे पार्क बंद था, खुला हो गया, तो ये जब उसको देखेंगे उसके रिस्पॉन्स में ये सब पार्क में खेलने जाएंगे। ये बात है कि नहीं? समझे? तो चेंजेस, एनवायरनमेंट के चेंजेस में भी
मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एडवांटेज को भी ढूंढ सकते हैं। प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। देखो अब ये प्लांट्स भी होते हैं, हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे कैसे सनशाइन से अफेक्ट होता है उसका ग्रोथ। ओके, तो सन के ज़रिए जैसे प्लांट बढ़ता है, किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कितनी ऊंचाई में बढ़ेगा, हाँ वैसा ही हम देख सकते हैं कि प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फॉन आउट स्विंगिंग बुफालोज च्यू कॉर्ड टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। डाइजेस्ट करने के लिए बुफालो क्या करते हैं, मतलब बुफालो च्यू करते हैं उसको, बड़े बड़े दाने को तोड़ने के लिए। When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। हम यहाँ पे मैंने यही बात बोली थी, जब अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसे हम छू लेते हैं तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके रेस्पॉन्ड में कुछ मूवमेंट करते हैं। जैसे हॉट ऑब्जेक्ट में अगर हाथ थोड़ी लग गई तो जल गई हाथ, तो क्या हाथ को हम पीछे ले आते हैं। तो हमको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसके रेस्पॉन्ड में क्या करते हैं, मतलब कुछ मूवमेंट करते हैं। Then if we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled। तो हम जितने भी सारे environment के changes को response करते हैं वो सब carefully control होते हैं, हम उसे control करते हैं। पर कैसे, हम ये पढ़ने वाले हैं। ईच काइंड ऑफ चेंज इन द एनवायरनमेंट, एक एक चेंजेस एनवायरनमेंट में जितने भी सारे एक एक चेंजेस होती है, इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रेस्पॉन्स। तो एवरी चेंजेस, जितने भी सारे चेंजेस होते हैं वो एक सही मूवमेंट रेस्पॉन्स में ढूंढती है। ठीक है, वो एक सही मूवमेंट रेस्पॉन्ड में ढूंढती है। देखो अगर एक हॉट ऑब्जेक्ट में अपना हाथ लग गया तो क्या हम हाथ को पीछे ले आएंगे ना, यही उसका सही रेस्पॉन्स है। और क्या हम उसमें हाथ और डाल देंगे, नहीं ना। वैसे ही जितने भी सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं वो एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट रेस्पॉन्स में ढूंढती है। When we want to talk to our friends in class, we whisper। देखो जैसे हम बात करते हैं जब भी क्लास में, यहाँ पे मैडम और सर पढ़ा रहे होंगे और हम बात करते रहेंगे, बात करते होंगे, तो उसी समय देखो when we want to talk our friends, हम क्या जोर से चिल्लाते हैं राम ए श्याम ए रोहन, ऐसे चिल्लाते हैं कि नहीं ना, हम धीरे से बोलते हैं rather than shouting loudly। क्लियरली द मूवमेंट टू बी मेड डिपेंड्स ऑन द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। क्योंकि जो भी चीज़ रेस्पॉन्स में होना है वो अपने एनवायरनमेंट की चेंजेस को देख कर ही रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, जैसे मैम पढ़ा रहे हैं इसीलिए तो हम धीरे से बात करते हैं, और अगर मैम नहीं होंगे तो उस समय हम चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं। तो यही बात है, एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से हम रेस्पॉन्स करते हैं द इवेंट दैट इज ट्रिगरिंग इट। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response। यहाँ देखो, therefore such controlled movement must be connected to the, क्योंकि हम कैसे एक मूवमेंट को कंट्रोल कर पाते हैं, कैसे एक रेस्पॉन्स के ज़रिए, मतलब हम एक सही रेस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल हो रहा है, हम इसे कंट्रोल करें। सो द कंट्रोल मूवमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वेरियस इवेंट्स इन द एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट में कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम उसको जान सकते हैं कि एनवायरनमेंट में कैसा चेंज हो रहा है। तो उसके लिए ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं एनवायरनमेंट के चेंजेस को, और उसके लिए ही हम रिस्पॉन्ड उसी के हिसाब से करते हैं। करेक्ट मूवमेंट हम रिस्पॉन्स के हिसाब से करते हैं। इन अदर वर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। उनके बॉडी के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स होती है, जैसे कि हर काम के लिए एक एक सिस्टम होता है, उसी तरह। इन कीपिंग विथ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसीलिए स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गन भी होते हैं, और ऑर्गन के लिए ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं कि नहीं। उसी हिसाब से स्पेशलाइज्ड टिश्यूज आर
used to provide this control and coordination activities. ओके, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वहाँ पर जो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के काम को करते हैं. ओके, नाउ हम पहली पार्ट ख़त्म हो चुकी है इंट्रोडक्शन. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चैप्टर के थीम से. ओके, एनिमल्स नर्वस सिस्टम. एनिमल्स में नर्वस सिस्टम कैसा होता है? नर्वस सिस्टम हम इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. ओके, एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किन किन टिश्यू के जरिए होता है? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू. नर्वस में न्यूरॉन्स जो होते हैं और मस्कुलर टिश्यू में और 3 टाइप का जो मसल टिश्यूज होते हैं. क्या क्या? स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड क्या? कार्डियक मसल टिश्यू होते हैं कि ना. और नर्व्स में न्यूरॉन्स होते हैं विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. मैंने बोला था टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, क्योंकि हाथ भी जल सकता है. वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट. हम इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्ड भी कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. हम कैसे डिटेक्ट करते हैं कि हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, हम कैसे फाइंड करते हैं कि ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है? किसे हम फाइंड करते हैं? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स. तो जितने भी सारे एनवायरनमेंट में जितने भी सारी इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ये एक एनवायरनमेंट का इंफॉर्मेशन है. तो ये हम क्या है ना, हम कैसे उसको डिटेक्ट कर पाते हैं? एक स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द सम नर्व सेल्स की एक टिप होती है, हम इसे पढ़ेंगे, ये होता है उसका टिप. इसके टिप के जरिए हम जान पाते, डिटेक्ट कर पाते हैं कि एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन क्या है. दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. रिसेप्टर का मतलब जो एक जगह की संदेश को दूसरी जगह लेता है, उसको हम रिसेप्टर बोलते हैं. ओके, तो रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स. तो रिसेप्टर्स जो एक जगह से दूसरे जगह को इम्पल्सेस लेते हैं, मतलब खबर लेते हैं कि क्या मतलब कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक वो कनेक्ट कर पाते हैं. एक ही मैसेज को लेकर कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह को एक मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, उसे हम रिसेप्टर बोलते हैं. तो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर? लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन. सेंस ऑर्गन्स क्या है? सच एज इनर ईयर और द नोज, द टंग एंड सो ऑन. ओके, जैसे कि हमारी ईयर हो गई, ईयर एक सेंसिटिव ऑर्गन है, नोज भी हो गया, टंग हो गया, सो ऑन. और हमारा स्किन भी एक सेंसिटिव ऑर्गन है. सो गस्टाटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल. यहाँ पे देखो, गस्टाटरी रिसेप्टर क्या कौन है? टंग है. टंग ही गस्टाटरी रिसेप्टर है जो टेस्ट को डिटेक्ट करता है. वैसे ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के क्या है? नोज है. ओके, तो ये सब सेंसरी ऑर्गन्स है और इनके अंदर रिसेप्टर सेल्स भी होते हैं जिसके जरिए हम डिटेक्ट कर पाते हैं. जैसे कि टंग टेस्ट को डिटेक्ट करता है और नोज स्मेल को डिटेक्ट करता है. उसी तरह द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल. यहाँ पे आता है असली खेल. यहाँ पे देखो, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये हम देखेंगे. देखो, ये नर्व्स में ये टिप्स देख रहे होंगे. ओके, इससे हम डेंड्राइटिक टिप कहते हैं. डेंड्राइटिक टिप ये होता क्या है? देखो, दिस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होता है एनवायरनमेंट के ज़रिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो पहले इस डेंड्राइटिक टिप में ही
जाता है। ये अगर एनवायरनमेंट का हो गया ना, ये न्यूरॉन्स हमारे तो बॉडी में है। अगर देखो, अगर हम एक हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो ये क्या होता है ना, नर्व्स के जरिए ही हम एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट कर पाते हैं ना, एनवायरनमेंट की मतलब उसकी प्रतिक्रिया को जान पाते हैं कि नहीं। उसी तरह तो ये कहाँ से होते हैं। ओके, तो डेंड्राइटिक टिप ऑफ द नर्व सेल, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल। तो पहले इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, ओके, नर्व सेल की डेंड्राइटिक पे आती है। देन सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, ओके, इन्फॉर्मेशन यहाँ आती है, फिर यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन के जरिए वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाती है। क्या बनाती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स बनाती है। दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। फिर क्या होता है, ना, पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइटिक टिप में आया, फिर इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस सेल बॉडी के अंदर आ जाएगा, ओके। फिर सेल बॉडी के अंदर आकर this impulse travels from the dendrite to the cell body and then along the axon to its end. At the end of axon, the electrical impulse sets off the release of some chemicals. Okay, इधर देखो, पहले डेंड्राइटिक टिप में आएगा, फिर सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनाएगा केमिकल रिएक्शन के जरिए, फिर सेल बॉडी पे आएगा, फिर ये जो लंबा जैसे दिख रहा है ना, इसको हम एक्सन कहते हैं। तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस एक्सन के जरिए आएगा, फिर फाइनली टिप में आप पहुंचेगा, ओके। टिप को हम जो एंडिंग टिप को हम नर्व एंडिंग बोलते हैं, तो और एक्सन टर्मिनल भी बोलते हैं, ओके। एक्सन टर्मिनल भी बोलते हैं, ओके। तो पहले फिर एक्सन टर्मिनल में आकर क्या होता है, पहले डेंड्राइटिक टिप में आता है, फिर सेल बॉडी को आता है, फिर एक्सन आता है, फिर एक्सन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल रिएक्शन, ओके। फिर एक्सन टर्मिनल में आता है, ओके। तो टर्मिनल में आकर क्या होता है ना, अब देखो, अब एक्सन टर्मिनल में आ गया। अब यहाँ क्या होता है, देखो बता रहा हूँ, यहाँ क्या होता है। ये हो गया एक्सोनल एक्सन टर्मिनल। यहाँ से और एक नर्व जुड़ी है, ओके। नर्व ऐसे है ना, थोड़ी ना एक ही नर्व है। यहाँ से थोड़ी ड्राइंग थोड़ी इधर उधर हो गई, इधर एक नर्व है, ओके। ये एक नर्व का एक्सन टर्मिनल है और ये एक नर्व का डेंड्राइटिक टिप है। यहाँ क्या होगा, देखो ये लिखा है, एट द एंड ऑफ द एक्सन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। देखो पहले केमिकल रिएक्शन हुआ था कि नहीं, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना था कि नहीं। पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर जाकर सेल बॉडी को गया, फिर एक्सन से गया, फिर एक्सन टर्मिनल में गया। अब एक्सन टर्मिनल में ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होगा ना, कुछ केमिकल की तरह निकल आएंगे, ओके। कुछ इसको थोड़ी मैं कलर कर लेता हूँ, कुछ केमिकल की तरह निकल आएंगे एक्सन टर्मिनल से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होंगे, केमिकल्स होंगे, ओके। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल्स में बदल जाएंगे। फिर ये क्या होंगे ना, केमिकल फिर डेंड्राइटिक टिप में आएंगे। ये केमिकल डेंड्राइटिक टिप ऑब्जर्व करेगा, फिर यहाँ पे कुछ फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, फिर सेल बॉडी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनेगा, फिर सेल बॉडी पे जाएगा, फिर एक्सन पे जाएगा, ठीक है। ओके, तो इधर वही बात करें तो एट द एंड ऑफ द एक्सन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल कुछ रिलीज करेगा। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप और साइनेप्स। एक एक्सन है,
एक्सोन टर्मिनल है और ये एक नर्व है, इसके नर्व की ये डेंड्राइट टिप है। ये एक्सोन टर्मिनल और एक नर्व के एक्सोन टर्मिनल और दूसरे नर्व के डेंड्राइट टिप के बिटवीन जो गैप होती है, ओके, उससे हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो इस साइनेप्स में ही केमिकल रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल रिलीज होंगे केमिकल के जरिए, फिर केमिकल क्या होगा ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बनकर इस नर्व के अंदर जाएंगे। ठीक है। So these chemical cross the gap or synapse and start a similar electrical impulse in a dendritic of the next neuron. This is a general scheme of how nervous impulses travel in the body. ये ही general instruction, मतलब general कैसे उसकी होती है, उसकी स्कीम है ये। पहले डेंटल बोल दी पहले डेंड्राइटिक टिप आएगा, फिर सेल बॉडी आएगा, फिर एक्सोन आएगा, फिर एक्सोन टर्मिनल और नर्व एंडिंग आएगा। तो ये जो इसकी पैथ है, ये एक जनरल पैथ है ऑफ हाउ नर्वस सिंबल ट्रैवल इन अ बॉडी। ये बॉडी के अंदर कैसे ट्रैवल करते हैं, ये है जनरल पैथ है। इसको नोट डाउन कर लेना। ओके। A similar synapse finally allows delivery such impulses from neurons to other cells. ओके, सिमिलर साइनेप्सेस फिर क्या है, देखो यहाँ पे देखो, एक जैसे ये कैपिलरी है, ठीक है, कैपिलरी है, ये एक मसल फाइबर है। ओके, इसके ऊपर जो लेयर बनी है ये मसल की बनी है। इसमें देखो एक नर्व जुड़ी हुई है कि नहीं? थोड़ी ना नर्व अलग है और मसल्स अलग है। नर्व्स और मसल्स मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए ना, तो फिर हमें जान के से सकते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है कि क्या नहीं, हमें मच्छर काटा है कि नहीं, हम हॉट ऑब्जेक्ट को छुए कि नहीं। वो इसलिए होता है ना हमारे स्किन के ज़रिए। तो देखो यहाँ पे ये मसल टिश्यू है, यहाँ पे नर्व है, नर्व की डेंड्राइट एक्सोनल टर्मिनल है। ओके, ये है एक्सोनल टर्मिनल। सो एक्सोनल टर्मिनल के बाद जो आता है जो स्टेज, उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। तो इसके और इसके अंदर जो थोड़ी सी गैप होगी उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। तो सिमिलर साइनेप्स, तो यहाँ पे जो साइनेप्स प्रेजेंट होगी अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। न्यूरॉन से अदर सेल्स को कैसे कनेक्ट होता है? इस साइनेप्स के जरिए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस साइनेप्स के जरिए न्यूरॉन से अदर सेल्स जाते हैं, सच एज मसल सेल्स और ग्लैंड। इट इज़ thus no surprise that nervous tissue is made of an organized network of nerve cell और neurons. Okay, तो nervous tissue is made up of organized network of nerve cells and neurons. nerve cells के जरिए ही एक nervous tissue बना होता है, ये हम जानते हैं। and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another. और nerve tissue किस लिए मतलब स्पेशलाइज्ड है? स्पेशलाइज्ड पर ये लाइन हाईलाइट कर देना, फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ओके, एक बॉडी से दूसरे मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचाने के लिए, उसके जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नर्व टिश्यू का इस्तेमाल होती है। अब देखो क्वेश्चंस थोड़ी है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स के हमें पार्ट्स आइडेंटिफाई करना है। होयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कहाँ पे एक्वायर्ड होती है? डेंड्राइटिक टिप पे। डेंड्राइटिक टिप में इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है। थ्रू व्हिच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, किसके जरिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल होती है? एक्सन के जरिए। ये है एक्सन के जरिए। Where this impulse must be converted into a chemical signal for onward transmission, कहाँ होती है केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन? साइनेप्स के अंदर, उसी गैप में होता है ना, साइनेप्स के अंदर होती है। फिर देखो ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या बोला गया है? पुट सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट? मीठी लगती है। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेजेंटिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाउ ईट शुगर अगेन, फिर अपने नाक को बंद कर देना, फिर शुगर खाना।
इज़ देयर एनी डिफरेंस इन इट्स टेस्ट? हाँ, अभी थोड़ी टेस्टलेस लगेगी। क्यों? व्हाइल ईटिंग लंच ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस इफ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग। ऐसा क्यों होता है? इज़ देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इन इफ योर नॉइज इज ब्लॉक्ड? क्यों होता है? क्योंकि देखो, हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ही हमें टेस्ट का मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि गस्टाटोरी रिसेप्टर कनेक्टेड है किसमें? और अल्फैक्टोरी रिसेप्टर में। हमें अगर सर्दी भी हो जाती है तो हमें ठीक से टेस्ट नहीं आती। क्यों? इसीलिए टेस्ट नहीं आती। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ, इंट्रोडक्शन और एनिमल का नर्वस टिश्यू, ये पूरा हो गया। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो के लिए। थैंक यू बच्चों।